हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिक्स के पार्ट 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी? तो चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। तो चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी सुस्त हो जाएगी। इस कारण से पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेडियोधर्मी से, द्रव्य दाब से, प्रत्यस्थता यानी कि इलास्टिसिटी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यस्थता से। यांत्रिकी में प्रत्यस्थता यानी कि इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगने पर उसमें विकृति या फिर डिफॉर्मेशन आती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो हुक का सिद्धांत प्रत्यस्थता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होता है। उसी तरह मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसी प्रकार समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो तेल के पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल की एक छोटी सी भी बूंद पानी पर फैल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव्य न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्षा की बूंदें गोलाकार रूप धारण कर लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या फिर वायुमंडल में संयंता बल बहुत तीव्र होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संयंता की इकाई है। तो संयंता की जो इकाई है वो होती है पोइज, जिसको याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पोइज। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तेल दीप में बत्ती केशिका क्रिया, उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके कारण से उठती है। केशनली में द्रव्य ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर से विस्थापित बल कार्य करता है, जो कि उसके डूबे हुए भार और हटाए गए जल के भार के बराबर होता है।
तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है, जिसको हम लोग फ्लोटेशन रूल के नाम से भी जानते हैं। प्लवन दो नियमों पर कार्य करता है। इसका पहला नियम है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। वहीं इसका दूसरा नियम बतलाता है, ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। तो आर्किमिडीज का नियम जो है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या फिर वही रहेगा। तो भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा, जिसमें ज्वाला जो है वो गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार विश्व के प्रत्येक कण तथा प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का परिमाण उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे हम पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की मात्रा, जल की गहराई, जल की शुद्धता या फिर जल का बहाव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। इसे हम संक्षिप्त रूप में CFS यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ब्रह्मगुप्त जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे गुर्जर प्रदेश भीमनाल, जिसे अब हम उज्जैन मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां की एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के वे प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुई जो है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो आधुनिक द्रव्यचालित प्रणाली पास्कल नियम पर आधारित होते हैं। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस जो कि बहुत कम बल से अधिक भार उठाने में उपयोगी युक्ति है, जो कि पास्कल नियम पर आधारित होती है। तो द्रव्यचालित ब्रेक पास्कल नियम पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल नियम। अगला प्रश्न है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह घोल के पृष्ठ तनन को कम करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो सभी लोग याद रखेंगे, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डायनमो जो है
इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का घनत्व बढ़ जाता है दूध से मक्खन निकाल लेने पर। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जानते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर वापस बल का प्रयोग करता है तो तुरंत ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, सर्दी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।